गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। स्किन की बोर्ड क्लियर है कि थोड़ा ब्लर वगैरह देखो जरा एक बार, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। सही है मैम। अच्छा, ये बताओ बेटा, आप लोग के पास हमारा पहुंचा है, क्या क्या पहुंचा है? मैंने आपको आज जो भेजा है वो है कि प्रैक्टिकल क्या मार्क्स का रिकॉर्ड भेजा है, ठीक है। और जो प्रैक्टिकल मैंने आपको उस दिन भेजे थे, थोड़ा दूर दूर करके लिखना है उसको। सुन रहे हो? सुन रहे हैं? यस मैम। देखो कोई डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पे, एक मिनट रुको। हाँ देखिए, सुनिएगा मेरी बात को। वो मैंने प्रैक्टिकल, आपकी प्रैक्टिकल की डेट में आपका प्रोजेक्ट कब तैयार हो जाएगा? जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया है बताइए मुझे। मैम कितना नहीं चाहिए लिखने में कितना नहीं चाहिए? हाँ बोलिए। मैम अगले वीक तक हो जाएगा। अगले वीक? अगले वीक मतलब आज मंडे है बेटा, बहुत दिन नहीं लग रहा है आपको फिर एक वीक बोलने से? फिर तो होली का माहौल आ जाएगा। मैम हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। 3 दिन का समय लो तुम लोग। यस मैम। आज मंडे है, ट्यूसडे मतलब मंडे निकल गया, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे को शाम को दिखाओ मुझे। यस मैम। हो जाएगा? सारे लोग बोल रहे हैं हो जाएगा। मैं डेट लूंगी एग्जाम की, फिर मुझे एग्जाम की डेट रखनी है, नहीं तो होली आ जाएगा, हम लोग फंस जाएंगे फिर। थर्सडे को मुझे आपका रिकॉर्ड चाहिए, थर्सडे को हमें आपका रिकॉर्ड चाहिए। एक पॉइंट क्लियर? मैम वो अनम्यूट नहीं हो पा रहा है बच्चे कुछ। अच्छा, क्यों नहीं हो पा रहे हैं? मैम आप सेटिंग में देख लीजिए, हो सकता है। रुको, मयंक ने 2 बार ट्राई किया है शायद, देखते हैं फिर अगर। मैम रेवा भी कर रही, नहीं हो रहा उससे भी। रेवा से भी नहीं हो रहा है? रेवा आप करो, करके देखिए। रेवा का हो गया है। गुड इवनिंग मैम। यस मैम, अभी हुआ है। हाँ, मयंक आप देखो करके, सब हो जाएंगे। हाँ हो रहा है ना? चलिए, अब देखो बेटा, मैंने आपको जो प्रोजेक्ट बताया है, वो प्रोजेक्ट मुझे, जो आपको प्रोजेक्ट बताया है मैंने, वो प्रोजेक्ट मुझे चाहिए थर्सडे को। चलिए मैम फ्राइडे स्कूल को में? हो। नहीं, आप जय स्तंभ चौक पे आइए, या आप हमको ऑनलाइन भेज दीजिए। हर कोई अपने प्रोजेक्ट की PDF बना के मुझे भेज देगा। यस हो मैम, जाएगा क्योंकि एकदम? मैम अभी बहुत बार स्कूल आना जाना हो नहीं पा रहा है। ठीक है, स्कूल मत आइए, स्कूल जब हम आपको फाइनल डेट देंगे तब उसके 1-2 दिन पहले आना पड़ेगा स्कूल, ठीक है? अभी स्कूल मत आइए। यस मैम। पहली बात क्लियर हो गई। फ्राइडे को मुझे हर के प्रोजेक्ट चाहिए, जो स्टूडेंट नए आए हैं। मैंने कल कुछ टॉपिक बताया है, या आपकी इच्छा से जो भी सेकेंड टर्म की थ्योरी है उसका एक टॉपिक चूज कर लेना है आपको। कोई भी बायोटेक, बायोटेक एप्लीकेशन, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, जो भी आपको समझता है उसमें से कोई भी एक टॉपिक चूज कर लेना है। उसके बारे में 15, 16, 17 पेज की आपको एक प्रोजेक्ट तैयार कर लेना है, मिनिमम 15 पेज। सुन लिया सबने जो नए आए हैं आज? चलिए, मैंने आपको प्रैक्टिकल का सारा पैटर्न भेज दिया कि क्या क्या होने वाला है। रेवा के पास भेज दिया है मैंने, बाकी लोग के पास मेरे पास नंबर नहीं है, मैंने रेवा को भेज दिया, रेवा सबको भेज देगी शायद, है ना रेवा? मैम मैंने भेज दिया है। सबको भेज दिया? मैम सुमन और मयंक थे उस दिन क्लास में, तो उन लोग को भेज दिया। बाकी मेरे पास भी और नंबर नहीं है। बाकी एक दूसरे से ले लो भाई, सबके पास हो जाना चाहिए। जो प्रैक्टिकल है, जो उस दिन मैंने भेजा था प्रैक्टिकल फाइल से, वो भी भेज दीजिए। और जो आज मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं प्लस प्रैक्टिकल में क्या क्या आने वाला है वो दिया, उसको भी भेज दीजिए प्लीज आप, ठीक है? मैम ग्रुप में यस डाल मैम, वो दूंगी। भी भेज दियो। हाँ, तो आज आज अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी।
इतनी बातें प्रैक्टिकल की थी। प्रैक्टिकल मुझे लगता है कि अगले मंडे को आपका प्रैक्टिकल मैं करवा दूंगी। होली शायद 18 तारीख को है ना? यस मैम। यस मैम 18 को है। तो मैं सोच रही हूँ कि अगले वीक मंडे को मेरे ख्याल से जो भी डेट रहेगी उसके आसपास में करवा दूं प्रैक्टिकल आपका। ठीक है, क्योंकि फिर मैं भी बिजी हो जाऊंगी, मुझे भी 3-3 जगह जाना है प्रैक्टिकल के लिए, तो मैं आपका प्रैक्टिकल पहले खत्म करवाना चाह रही हूँ। ये मैम पॉइंट मैम जो प्रैक्टिकल भेजे उसको सबको लिखना है ना? आप पहला देखो, मेजर में आपको अनियन वाला पूरा लिखना है। यस मैम। जो आपको परसों भेजा है उसको मिलाइए, और जो यहाँ पे आज क्वेश्चन भेजा उसको मिलाइए। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट मेजर करके उसको लिखना है, ठीक है? यस मैम। माइनर में 2 लिखना है, ठीक है? देखो बेटा, पेपर की तो प्रॉब्लम नहीं, आप पेपर कहीं भी सेट कर लोगे ना। आप लिखना शुरू करो, जो मैंने परसों भेजा उसको लिखना शुरू करो 1 बाय 1, ठीक है? ठीक है, मैम नेक्स्ट मंडे 14 है। ठीक है, हम ले लेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम। मोस्ट प्रोबेबली 14 को हो जाएगा। अगर आपके जो एक्सटर्नल है वो रेडी हो जाते हैं तो हम 14 को आपका एग्जाम करवा देते हैं। और यस मैम मैम। आप 11-12 स्कूल बुलाओगे ना प्रैक्टिकल के लिए? 100%। 11 तो एटलीस्ट एक दिन तो बुलाएंगे ही। अगर 14 है तो हो सकता है 12 को बुलाएं स्कूल हम आपको। मैम सैटरडे को आप करवा दीजिएगा और मंडे को फिर एक्सटर्नल से दे देंगे, ऐसा भी बन जाएगा। हाँ वही करेंगे ना, मंडे को एक्सटर्नल आ जाएगा तो हम आपको एक दिन पहले, क्योंकि एक दिन पहले हमको जाना ही पड़ेगा, तो हो सकता है हम ट्यूसडे की डेट लें, क्योंकि मंडे को हमको जाके लैब सेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि केमिकल्स हमको नेक्स्ट एक दिन पहले बनाना होता है। मैम हम्म मैम जैसे मेजर माइनर और स्पॉटिंग है हम लोग का, मेजर एक्सपेरिमेंट माइनर एक्सपेरिमेंट और स्पॉटिंग, हाँ, तो मैम हम हाँ। लोग को वो तीनों करने हैं एक्सटर्नल के सामने, या उनमें से कोई वो एक देते हैं? नहीं, 3 करना है, तभी तो आपका 15 मार्क्स का रिकॉर्ड बन रहा है बेटा। 4, 3, 3 ये 10 मार्क्स है, बाकी प्रैक्टिकल आपकी बायबा थ्योरी वगैरह, बायबा और प्रैक्टिकल फाइल पे जाएंगे ना बेटा। आप मार्क्स का भी तो रिकॉर्ड देखिए ना। मेजर में 4 तो करना जरूरी है आपको, माइनर 3 वो भी करना जरूरी है, स्पॉटिंग 3 वो भी करना जरूरी है। कुल मिलाकर 10 होते हैं, और 5 मार्क का आपका रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट एंड वाइवा, मतलब प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट एंड वाइवा मिला के 5 नंबर होते हैं, ठीक है? यस मैम। अब मैं आगे स्टार्ट करूं आज का लेक्चर। यस मैम। हम लोग सब सुने ना, सबने मेरी बातें सुन ली है। आपका प्रैक्टिकल अगले वीक ट्यूसडे मंडे कभी भी हो सकता है, ठीक है? तो आप इसलिए अभी कांटेक्ट में रहिए, कोशिश करिए क्लास में आ जाएं, कि हम आपको बताते रहे कि क्या चल रहा है। एक्सटर्नल से मेरी बात हो गई, फाइनल हो गया, जो भी होगा मैं आपको बताते जाऊंगी। चलिए, हम यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे थे, और हमने इसको डिफाइन भी कर दिया था, और टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी बता दी थी। और हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया था बेटा, जिसमें कि आपको साउथ पोल, नॉर्थ पोल याद आ रहा है ना? मैम हाँ, बोलो। मैम जो आप साथ साथ नोट्स बनवाते थे ना मैम, वो ज्यादा इफेक्टिव है। इसमें मैम टाइम नहीं मिल रहा है प्रोजेक्ट के कारण, दूसरे सब्जेक्ट का भी रहता है और प्री बोर्ड भी आ रहा है मैम, पढ़ने के लिए भी लग गया। तो क्या करूं, बोलो? मैम साथ ही साथ लिखवा दीजिए मैम। यस मैम, आप साथ साथ लिखवाते थे ना तो समझ भी तुरंत तुरंत आ तो जाता वो है। चैप्टर तो खत्म हो गया वो वाला। मैम वो वाला तो हो जाएगा, और जब उस दिन पढ़ाए थे वो भी हम लोग लिख लिए, उसके आगे आज जो बताएंगे ना तो टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी तक लिख लिए हो? यस मैम हम लोग यस बना लिए मैम। उसका। तो टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी के आगे मैं लिखवा देती हूँ फिर आज यस का। मैम वही। क्या, चलिए हम आपको समझाते भी जा रहे हैं, लिखवाते भी जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस मैम थैंक यू मैम। थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। आप अपने पास 22 अप्रैल के तक का टाइम है, तो अपन बहुत होगा तो मार्च लास्ट में खत्म कर लेंगे, अगर ऐसा होता है तो, है ना? चलिए, यस मैम। आज हम बायोडाइवर्सिटी की मैम बात। और प्री बोर्ड में जितना हो जाएगा उतना आएगा ना? प्री बोर्ड का पेपर बन चुका है आपका। मेरे दिमाग में था कि लास्ट चैप्टर नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, बाकी ये पूरा दिया है मैंने, यहाँ तक दिया है। यस मैम। और मैम लास्ट अपर्णा मैम ने वो दिया है क्या ह्यूमन डिजीजेज, क्योंकि मैम वो भी बचा हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है। मैंने देखा नहीं उनका पेपर बेटा, है हालांकि मेरे पास है, दोनों पेपर आए थे मेरे पास, पर मैंने उनका है ना देखा नहीं कि मैडम जूलॉजी जब देख रही तो मैंने नहीं देखा उनका पेपर।
तो अगर बोलोगे तो मैं देख लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं कि दिया है कि नहीं दिया है, फिर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अगर दिया होगा फर्स्ट चैप्टर है। दिया होगा तो खत्म कर देंगी, आप बेफिक्र रहिए, यस है ना। मैम। हाँ चलिए, जो टीचर देता है वो खत्म कर देता है बेटा। बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं कि हम लोग कहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कितनी है, मतलब आपके पास आज की डेट में कितनी बायोडाइवर्सिटी, हम इसकी बात कर रहे हैं। सुन रहे हो? तो देखो हमने इसके लिए दो ग्रुप में डिवाइड किया, एकदम अच्छे सुनना, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। हम पहले वर्ल्ड की बात करेंगे, फिर हम इंडिया की बात करेंगे। सुना आपने? बायोडाइवर्सिटी अभी हमारे पास कितनी है, प्रेजेंटली कितनी बायोडाइवर्सिटी हमारे पास है, इसको देखने के लिए हमने अपने बायोडाइवर्सिटी को दो ग्रुप में डिवाइड किया। पहले हम वर्ल्ड की बात करने वाले हैं, फिर हम इंडिया की बात करने वाले हैं। क्लियर है बात? बोलो। यस मैम। यस मैम। अब वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे पास 1.5 मिलियन ये डिस्कवर्ड हैं। मतलब ये ऐसी स्पीसीज है कि इनके हमको नाम पता है, बॉटनिकल नहीं पता है, जियोलॉजिकल नहीं पता है, सब पता है इनके बारे में। तो हाउ मेनी आर डिस्कवर्ड? सो वी कैन से 1.5 बिलियन स्पीसीज आर डिस्कवर्ड टिल नाउ और प्रेजेंटली। पॉइंट क्लियर? यस मैम। हाँ, ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, कितनी स्पीसीज डिस्कवर्ड हैं, तो याद रखना 1.5 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर्ड हैं। लेकिन ये आपकी 12th की बुक में लिखा है ऐसा, लेकिन अगर आपको 11 की बुक देखोगे आप, तो उसमें लिखा है 1.7 मिलियन। देखो भाई, स्लाइड डिफरेंस है दोनों वैल्यू में। निट में क्या ऑप्शन आएगा उसके हिसाब, 12th में तो आप इसको लिख के आ जाओगे 12th की बुक का ये है, पर जब नेट का एग्जाम दोगे तो दोनों में से क्या है उसको देख के लिखना है आपको। आप 1.5 में भी लगा सकते हो, 1.7 में भी लगा सकते हो, दोनों वैल्यू एनसीईआरटी की है। ये 11th की बुक में लिखा है, ये 12th की बुक में लिखा है। क्लियर है? यस मैम। अगला पॉइंट सुनना बेटा, भाई ये तो डिस्कवर्ड है, पर हमारे पास तो बहुत, हमारे वर्ल्ड में, हमारे पूरे विश्व की बात करें तो बहुत सारे स्पीसीज हैं। अब अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने व्यूज दिए। कई साइंटिस्ट ने तो इतना भी कह दिया कि 20 मिलियन, किसी ने कहा 50 मिलियन। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एक एक्सपेक्टेशन का प्रिडिक्शन किया है कि इतनी हमारे पास स्पीसीज हो सकती हैं। पहले आप ऐसे सुन लो, फिर मैं लिखवाती हूँ। 1.5 मिलियन और 1.7 मिलियन आर डिस्कवर्ड स्पीसीज of organism, but expected are 20 million to 15 million by different scientists. मेरी बात नहीं क्लियर हो गई? सबको क्लियर हो गई? अब देखो बेटा, सुनना, फिर एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट मे। कौन से साइंटिस्ट हैं? रॉबर्ट मे। और इन्होंने बताया बेटा 7 मिलियन टोटल ऑर्गेनिज्म। तीन चार सेंटेंस हमने लिखा अभी। 1.5 मिलियन आर डिस्कवर्ड according to 12th book, but 11th में 1.7 million are discovered. But some scientists told the total number of species are 20 million to 50 million. Expected ऐसा कह सकते हैं। But रॉबर्ट मे ने फाइनल जो दिया, इनको हम मानते हैं कि एस्टिमेटेड, क्या एस्टिमेट किया भाई? 7 millions are estimated number. 7 million are estimated number. बात क्लियर है? यस मैम। अब देखो बेटा, थोड़े रिकॉर्ड हैं, थोड़े डाटा हैं, डाटा है, इसको याद करना पड़ेगा आपको, पर बहुत ध्यान से सुनोगे तो याद हो जाएगा। ये 7 मिलियन है बेटा, जो कि हमने ये भी वैल्यू आई, पर इसको नहीं माना गया। फाइनली हमने रॉबर्ट मे की बात को मान लिया गया कि अर्थ हैज अबाउट और एक्सपेक्टेड 7 मिलियन ऑर्गेनिज्म। आउट ऑफ 7 मिलियन ओनली 1.5 मिलियन आर डिस्कवर्ड, जिनका की नाम दिया गया। सो वी कैन से 1.5 million make only 22% of this value. सुन रहे हो?
मैं बोल रही हूँ 7 मिलियन हमारे पास टोटल नंबर है पूरे वर्ल्ड में। अगर 7 मिलियन हमारे पास ऑर्गेनिज्म है तो इस 7 मिलियन का सिर्फ हमने कितने, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू बोल रहे हैं, एस्टिमेटेड बोल रहे हैं हम कि एस्टिमेटेड हमारे पास टोटल इतना है, बट ओनली 1.75 आर डिस्कवर्ड and it made 22% of 7 million. बोलो भाई, यस मैम। इतना सेंटेंस क्लियर है? सेंटेंस क्लियर है तो फटाफट इसको ऐसे ही लिखो, फिर बाद में लिखवाएंगे, पर समझने के लिए ऐसे लिखो। लिखिए बायोडाइवर्सिटी, डिवाइड कीजिए, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी लिखो और इंडिया बायोडाइवर्सिटी लिखिए। दो पार्ट में डिवाइड करिए, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी और इंडिया बायोडाइवर्सिटी। वर्ल्ड और इंडिया। अब मैं पहले बात कर रही हूँ वर्ल्ड के बारे में। पहले मैं बात कर रही हूँ वर्ल्ड के बारे में, तो लिखो, लिखिए। मैं लिखवाती जा रही हूँ फाइनल आपको यहाँ पे। लेकिन बेटा बुक भी देख लो, बुक भी खोल लो जरा। यस मैम। भी खोल लो और बुक का पैरा भी देख लो। बुक का पैरा देख लिया, जिसमें एक बार आप कंफर्म कर लो कि कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग। मैम 259 पेज नंबर। 259 पेज नंबर, ओके। यहाँ से शुरू है, देखो आप रिकॉर्ड देख लीजिए। ये वाला पेज दिख रहा है ना? ये Yes, पेज, हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इंडिया। क्लियर है मेरी बातें? अब सुनना मेरी बात को। ये जो रिकॉर्ड है ना, जो मैंने रिकॉर्ड दिया, इतने वाला, इतने वाला, इतने वाला, इतने परसेंटेज वाला, ये रिकॉर्ड IUCN ने दिया था। कब दिया था? 2004 में दिया था। उसी का रिकॉर्ड हम अभी तक पढ़ रहे हैं। इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। सुन रहे हो? ये पूरे डाटा किसने, डाटा जो है पूरे रिकॉर्ड किसने दिए हैं? तो IUCN ने दिए हैं। कब दिए? 2004 में दिए हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। क्लियर है? यस मैम। चलिए अब इसको हम लिख लेते हैं बेटा, फिर हम आगे की बात करेंगे। लिखिए, बायोडाइवर्सिटी दो ग्रुप में डिवाइड किया आपने। वर्ल्ड का लिख रहे हैं हम लोग, पहले लिखते हैं about 1.5 billion, about 1.5 billion ब्रैकेट में more than, slight more than, slight more than, slight more than 1.5, slight more than total number of plants and animal species are present on earth, are present on earth. 1.5 million ब्रैकेट में slight more than, थोड़ा अधिक इससे, slight more than, कॉमा लगाइए, total number of plants and animal species present on earth. And it was, yeah, this record was given by IUCN. This record was given by IUCN 2004. International Union of Conservation for
नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इससे क्वेश्चन मिल चुका है। ये पॉइंट क्लियर है। आगे आइए। बट ओनली, हाँ हाँ, बट some extreme estimates range from, but some extreme estimated range from 20 to 50 millions. 20 to 50 millions. But more scientific, but more accepted estimate, made by Robert May, and he told global species diversity at about 7 million. At about 7 million. आगे, out of 7 million, only 1.5 million are discovered species. Out of 7 million, only 1.5 million are discovered species. And it make only 22% of total. And it makes only 22% of total. %22 of total. इतनी बात मैं समझा पाई आपको? यस नो? यस मैम। मैम, हाँ बोलो। मैम ऐसा है कि एक्सटर्नल्स कॉपी चेक करते हैं, क्योंकि मैम जल्दी में राइटिंग बहुत होती है इसलिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ चेक करते हैं कॉपी, क्योंकि मार्क्स जब देंगे तो मैं बैठूंगी, वो बैठेंगे, तो कॉपी तो चेक होगी ना भैया, क्योंकि वो कॉपी को पैक करके हमें सीबीएसई में भेजना पड़ता है। आपकी फाइल यहीं रहेगी, प्रोजेक्ट यहीं रहेगा, पर जो आपकी एग्जाम कॉपी रहेगी सीबीएसई की, वो सीबीएसई से ही अलॉट की जाएगी, वो सीरियल वाइज रहेगी, और उसी सीरियल से हमको पैक कर करके भेजना होता है सीबीएसई ऑफिस में। मैम एग्जाम कॉपी नहीं, ये जो आप नोट्स लिखवाते हो ना, स्कूल कॉपी, ये इसको क्यों चेक करेगा टीचर यार, एक्सटर्नल? मैम वो करते हैं ना बहुत लोग कि बच्चे पढ़े या नहीं ऑनलाइन देखने के लिए, इसलिए पूछी। नहीं, ये सब नहीं होता। आप कॉपी क्यों लेके जाओगे एग्जाम के दिन? प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन थ्योरी कॉपी क्यों लेके जाओगे आप? सिंपल फंडा, प्रैक्टिकल है तो हम प्रैक्टिकल कॉपी लाएंगे, थ्योरी लेके आएंगे। यस मैम, क्योंकि मैम लिखते समय मेरे को लगा कि करते होंगे, क्योंकि एक्सटर्नल बाहर से आते हैं ना। बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, वो सब नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल खाली करेंगे, और वो जो वहां पे कॉपी लिखोगे उसको तो चेक करना पड़ेगा ना उनको। चलिए, यस मैम। इतनी बातें क्लियर हो गई, पर अभी हमें वर्ड के बारे में और बातें बतानी। 3-4 लाइन आपको याद हो गई, अब मैं आगे बोलती हूँ बेटा, देखिएगा।
जो ये रिकॉर्ड है ना बेटा, इस रिकॉर्ड में कहीं भी प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड नहीं किया गया। इस रिकॉर्ड में कहीं भी हमारे प्रोकैरियोट्स नहीं बताए गए। अगर प्रोकैरियोट्स बताए जाते तब तो बहुत ज्यादा नंबर हो जाता, तो ये पॉसिबल नहीं था। अतः इस रिकॉर्ड में कहीं भी उन्होंने प्रोकैरियोट्स को डिस्क्राइब नहीं किया है। मतलब जो 7 मिलियन है वो प्रोकैरियोट्स को छोड़ करके बोली गई। क्लियर है? तो याद रखना इस Yes, रिकॉर्ड में प्रोकैरियोट्स नहीं है। ये अगला पॉइंट रहेगा, आगे सुनना हमारी बात। हमारे पास जो भी टोटल एस्टिमेटेड ऑर्गेनिज्म है उसका 70% एनिमल्स बनाते हैं। जो भी टोटल आपके 7 मिलियन थे, तो 7 मिलियन में कितना परसेंटेज हमारे एनिमल्स का होगा? 70%। क्लियर हो गई बात? और इस 70 के बाद हमारे पास 22% आएंगे प्लांट्स। इस प्लांट्स में सब कुछ इंक्लूड है, एल्गी भी पाई जा रही है, फंजी भी पाई जा रही है, ब्रायोफाइट भी पाया जा रहा है, टाइडोफाइट भी पाया जा रहा है, जिम्नोस्पर्म भी पाया जा रहा है, एंजियोस्पर्म भी, सब पाए जा रहे हैं। और बाकी जो 8% बचा है बेटा वो प्रोटिस्टा का होगा। मैंने कहा 7 मिलियन में आपके पास एक भी प्रोकैरियोट्स इंक्लूड नहीं किए गए। फिर मैंने कहा जो हमारे पास टोटल 7 मिलियन है उसमें से अबाउट 70% आर एनिमल्स एंड 22% आर प्लांट्स। एंड प्लांट में क्या क्या होगा? अलगी, फंजाई, ब्रायोफाइट, ये लिखा हुआ है सब आपकी बुक में, सब होंगे। और 8% हमारे पास क्या है? प्रोटिस्टा है। बात क्लियर हो गई? yes, मैम। अब देखो, इसको हमने आगे खींचा एनिमल वाले को। इस 70% एनिमल के 70% इंसेक्ट होते हैं। मतलब अगर हमारे पास ये एनिमल है, और ये ऐसा देख लीजिए, अगर हमने ये रिकॉर्ड बना दिया कि ये हमारे पास 70% पूरे एनिमल्स हैं, ये 22% हमारे प्लांट है, और ये हमारा प्रोटिस्टा है जो कि 8%। अगर मैंने ये बना दिया, अब मैं इस 70% का 70% लेके मैं इंसेक्ट बना रही हूँ। अब रिकॉर्ड क्लियर हुआ? यस मैम। yes, मैम। इसको लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ, नहीं, द टोटल नंबर doesn't contain any prokaryotes. The total number of species जो आपकी रिकॉर्ड में दी है, it doesn't contain any prokaryotes. इसमें कोई भी प्रोकैरियोट्स नहीं है। It is without prokaryotes. इसमें कोई भी प्रोकैरियोट्स नहीं है। इसमें कोई भी प्रोकैरियोट्स नहीं है। अब लिखो, out of all species, out of all species, out of all species, comma 70% are animals, 70% are animals, 70% are animals, 22% are plants, 70% are animals, 22% are plant. प्लांट के ब्रैकेट में एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबको लिख देना है। ब्रायो आप प्लांट्स में सबको लिख देंगे, क्या क्या लिख देंगे सबको, तो आपको समझ में आ रहा है क्या क्या लिखना है? सबको लिख देंगे आप। एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, चारों को लिख देंगे, चारों पांचों, 6 को। And only 8% are protista. And only 8% are protista. अब देखो, among animals, among animals, among animals 70% are
among animals, 70% are insect. 70% are insect. मेरी बातें क्लियर हो गई इतनी? अभी वर्ड का रिकॉर्ड चल रहा है, अभी वर्ड का ही रिकॉर्ड चल रहा है, एक लास्ट लाइन और है। देखो भाई, कल आपको याद है टेम्परेट जोन कहाँ था, ट्रॉपिकल जोन कहाँ था? यस मैम। याद है? देखो भाई, आपको मैंने ये बताया था कल के लेक्चर में, देखिएगा, ये मैंने बताया था कि ट्रॉपिकल हो गया और टेम्परेट हो गया, और मैंने कल ये भी बताया था कि ट्रॉपिकल हैज मोर स्पीसीज एज कंपेयर टू टेम्परेट। मेरी बातें याद है आपको? टेम्परेट में कम स्पीसीज होती है, ट्रॉपिकल में ज्यादा होती है। सुनना मेरी बात को, मान लो कि ट्रॉपिकल में 1000, हम बात करें कि 1000 हमारे पास प्लांट्स हैं। सुनिएगा जरा, उन 1000 में से अभी सिर्फ 200 डिस्कवर्ड हुए। बहुत सारे स्पीसीज हैं, बट डिस्कवरी कितने की हुई है? कम की हुई है। मतलब अभी हमारे पास 800 और डिस्कवर्ड करने के लिए हैं वहां पे। मेरी बात समझ रहे हो? मैंने कहा कि सपोज ट्रॉपिकल में 1000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैं, तो आउट ऑफ 1000 स्पीसीज ओनली 200 स्पीसीज आर डिस्कवर्ड, बट अभी वहां पे रिमेनिंग कितनी है? अबाउट 800 रिमेन्स देयर। मेरी बातें क्लियर हो गई? लेकिन हमारे पास टेम्परेट में मान लो कि 200 स्पीसीज हैं, 200 प्लांट्स हैं, और 200 में आप इमेजिन करो 190 डिस्कवर्ड हो चुके हैं, सिर्फ 10 प्लांट्स खोजना बाकी है। आपकी बुक में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस लिखा हुआ है इसको समझाने के लिए, ये समझ पाए आप लोग? मैं बोलना चाह रही कि ट्रॉपिकल में बहुत ज्यादा स्पीसीज है, उस बहुत ज्यादा स्पीसीज में से ओनली वेरी माइन्यूट अमाउंट आर डिस्कवर्ड टिल नाउ। तो वहां पे चांसेस बहुत है डिस्कवरी की, बट टेम्परेट में देयर आर वेरी लेस चांसेस फॉर न्यू स्पीसीज, डिस्कवरी ऑफ न्यू स्पीसीज। समझ पाए मेरा सेंटेंस? यस मैम। हाँ, ये आपकी बुक में बड़े कॉम्प्लिकेटेड ढंग से लिखा हुआ है, इस सेंटेंस मैंने इजी करके एक्सप्लेन कर दिया आपको। चलिए हम इसको लिखते हैं अगला और लास्ट वर्ड के रिकॉर्ड में। लिखिए, लिखिएगा, टेम्परेट फॉरेस्ट इज मोर ऐसा कर दो, स्पीसीज इन्वेंशन, स्पीसीज इन्वेंटरी, ऐसा लिखिए, स्पीसीज इन्वेंटरी, इन्वेंशन से हुआ इन्वेंटरी, स्पीसीज इन्वेंटरी of temperate forest, species inventory of temperate forest is more complete than tropical forest, more completed than tropical forest। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, species inventory of temperate forest is more completed as compared to tropical forest। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। सेंटेंस हो गए, कितने सेंटेंस हो गए? आपकी डिस्कवर्ड है 1.5 मिलियन। टोटल नंबर बहुत अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बताई, 20 to 50 मिलियन तक भी गए, लेकिन हमने किसकी बात को मान लिया? रॉबर्ट मे की बात को मान लिया। 7 मिलियन, 7 मिलियन का 1.5 मिलियन 22% बनाते हैं, इसमें प्रोक्लोर्स इंक्लूड नहीं है। ये रिकॉर्ड IUCN ने 2004 में रिकॉर्ड को दिया था। इसके बाद मैंने कहा कि हमारे पास प्लांट्स, एनिमल लगभग 70% बना रहे हैं, प्लांट 22% बना रहे हैं, और प्रोटिस्टा सिर्फ 8% बना रहे हैं। फिर मैंने अगली बात कही कि हमारे पास टेम्परेट में अब डिस्कवरी करने के लिए बहुत कम स्पीसीज हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली हमने वहां की स्टडी को, वहां की सारी स्पीसीज को डिस्कवर कर लिया गया है, बट इन ट्रॉपिकल बहुत सारी चांसेस हैं अभी भी डिस्कवरी की। क्लियर हो गई बात?
तो ये आपका वर्ल्ड का रिकॉर्ड क्लियर हो गया। अब हम पहुंचते हैं इंडिया में। देखना भाई, अब हम पहुंचते हैं, ये सब रिकॉर्ड बहुत याद करना इस चैप्टर में, एकदम रिकॉर्ड पे भरा हुआ है चैप्टर और याद करना पड़ेगा। नीट में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं और 12th में फुल क्वेश्चन आते हैं। इंडिया की बात कर रहे हैं। अगर हम पूरे वर्ल्ड का मैप देखें ना, तो इंडिया हमारा सिर्फ 2.54% एरिया कवर करता है। अगर हम लैंड एरिया की बात करें, तो ये वर्ल्ड की बात करें बेटा, तो हमारा इंडिया सिर्फ यहाँ पे कितना एरिया कवर कर रहा है? 2.4% एरिया कवर कर रहा है। इतना कम एरिया में आपका इंडिया है। एक पॉइंट क्लियर हो गया? यस मैम। अब देखो, है तो इतने छोटे एरिया में, पर आप इमेजिन करो कि यह 8.1% बायोडाइवर्सिटी को बनाता है। एरिया कवर करा 2.4, पर बायोडाइवर्सिटी के मामले में कितना रिच है ये? इट मेक 8.1% बायोडाइवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड। क्लियर हो गए दोनों रिकॉर्ड? यस मैम। यस मैम। आगे देखिएगा बेटा, थोड़ा याद करने का है, इसलिए मैं धीरे धीरे चल रही हूँ क्योंकि रिकॉर्ड भी बता रही हूँ आपको। ये आपका 8.1 हो गया % ऑफ टोटल स्पीसीज। ऑफ टोटल नंबर ऑफ टोटल बायोडाइवर्सिटी, ऑफ टोटल बायोडाइवर्सिटी। अगला पॉइंट देखिएगा, लगभग 45,000 इंडिया की बात हो रही है, प्लांट स्पीसीज है। कितनी? 45,000 प्लांट स्पीसीज है, और इनकी डबल, इसकी डबल एनिमल की स्पीसीज है, यानी कि लगभग 90,000 के आसपास एनिमल की स्पीसीज है। ठीक है? यस। मैम हाँ, मैम, ये जितने भी रिकॉर्ड्स हैं एग्जाम में 1 वर्ड में आ सकते हैं ना, कि इसका वो करिए, ये बताइए, ये सब। ये एग्जाम में भी आ सकते हैं और है ना, नीट में तो आता ही आता है, ट्रू फॉल्स में आता है ऐसे रिकॉर्ड। ये पूरा चैप्टर रिकॉर्ड बेस्ड है, पूरा रिकॉर्ड याद करना है आपको। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो ये बताएं कहाँ पे कितनी हजार बर्ड्स डिसअपियर हो गई, कहाँ पे क्या हो गया, तो बहुत सारे रिकॉर्ड मुझे बताने हैं। सुन रहे हो? ये रिकॉर्ड याद हुआ, बस यहाँ पे इतनी चीजें याद करनी। इंडिया में, इंडिया ऑक्यूपाई ओनली 2.4 land area of world, but it make 8.1% of total biodiversity of world. फिर about 45,000 species of plants are present, and just double, we can say 90,000 are animal species. So estimated plant species are, if 1 lakh, then animal की species 3 लाख की होती है। क्लियर है? ये रिकॉर्ड है इंडिया का, इसको लिखना है। यस मैम। लिखना है इसको, चलिए लिखते हैं हम लोग। इंडिया लिख के उसके नीचे लिखना शुरू करिए, इंडिया के नीचे लिखना शुरू करिए। लिखिए, इंडिया, इट ऑक्यूपाइड, इंडिया हैज ऑक्यूपाइड ओनली, इंडिया has occupied only 2.4% of bird land area. India occupied only 2.4% world land area, but it make 8.1% of total biodiversity, but it makes 8.1% of total biodiversity.
total biodiversity. About 45,000 species of plants. About 45,000 species of plants. And twice as many of animals have been recorded from India. And twice as many of animals have been recorded from India. अगला लाइन देखो, लिख पाए इतना? Yes, ma'am. आगे, we estimate that there are more than 1 lakh plant species. 1 lakh plant species. And more than 3 lakh animal species. Yet to be discovered and described. Yet to be discovered and described. Yet to be discovered and described. ठीक है, इतना याद हो गया। अब देखो भाई, आगे की बात सुनना मेरी बात को। हमारे पास इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, तो ऐसा करते हैं हम इंडिया को मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री बोल देते हैं भाई। क्या बोल देते हैं हम लोग इंडिया को? इंडिया ने इतना बड़ा पार्ट बनाया है टोटल बायोडाइवर्सिटी का, सो इंडिया इज मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री। एक्चुअली टोटल 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है, उसमें से एक कंट्री इंडिया। इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी बना रहा है, इट मेक्स अबाउट 8.1% बायोडाइवर्सिटी, सो वी कैन से out of total 12 mega biodiversity country, India make 1. India is 1. क्लियर है मेरी बातें? 12 आपके पास मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है, हमारा इंडिया भी उसमें से एक कंट्री है। इस लाइन को लिख के हम ये खत्म कर देंगे। चलिए लिखिए, मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री आर 12 mega diversity country of the world, and our country is one of them. And our country is one of them. Our country is one of them. हमारी कंट्री उनमें से एक है। ये आपका बायोडाइवर्सिटी का नंबर हो गया। आपने वर्ल्ड का भी एक्सप्लेन कर दिया और आपने इंडिया का भी एक्सप्लेन कर दिया। ये पार्ट खत्म हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम बात करेंगे पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। क्लियर है बेटा ये पार्ट? यस मैम। नाउ द पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न की बात कर रहे हैं। देखिएगा, एकदम आसान बताऊंगी मैं, याद हो जाएगा। देखिए, हमारे पास पहला पॉइंट है पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कल आपको इतना तो याद है, जैसे से हम सेंटर से पोल की ओर जाएंगे तो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी घटती है। याद है आपको? देखिए, एक हमारा ये डायग्राम है बेटा, ये हमारा डायग्राम है।
ये आपका इक्वेटोरियल रीजन है 0, मध्य लाइन, ठीक है। अब देखो आपको पता है यहाँ पे ट्रॉपिकल वर्ड सब पता है ना। अब हमारे पास कोलंबिया, ये है कोलंबिया, क्लियर। इसके थोड़ा ऊपर हम आते हैं तो ये है न्यूयॉर्क, ये लगभग 41 डिग्री पे है। और हमारे पास ये है ग्रीनलैंड, ये 71 पे। देख रहे हो ना, मैंने चार चीजें बताई, 3 चीजें बताई, इंडिया भी बताऊंगी अब इसकी लोकेशन है, इंडिया को भी दिखाऊंगी। अभी मैंने यहाँ पे आपको 3 रिकॉर्ड दिख रहा है, इसमें हमारा कोलंबिया सबसे पास दिख रहा है बायोडाइवर्सिटी के, देख रहे हो। इंडिया सबसे सॉरी, हमने यहाँ पे कहा कि हमारे पास कोलंबिया एकदम इक्वेटोरियल लाइन पे दिख रहा है। फिर न्यूयॉर्क कहाँ पे है, 41 डिग्री टूवर्ड्स नॉर्थ। ग्रीनलैंड कहाँ पे, 71 डिग्री साइड टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। अब अगर मैं बर्ड्स की स्पीसीज की बात करती हूँ तो यहाँ पे लगभग 1400 पाई जा रही है। कितना नंबर है, 14। यहाँ पे देखें हम तो यहाँ पे है 105, और यहाँ पे देखें तो 56 बर्ड्स। हम एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं कि हम बर्ड्स का रिकॉर्ड देख रहे हैं, कितनी हमारे पास बर्ड्स पाई जा रही हैं। तो आप देखो, जो हमारे पास एकदम इक्वेटोरियल के पास है उसमें कितनी है, बहुत ज्यादा नंबर है, मतलब मोर डाइवर्सिटी यहाँ पे क्या है, मोर डाइवर्सिटी। और जैसे से हम जा रहे हैं ऊपर, थोड़ी कम हुई, देखो ऊपर गए थोड़ी कम हुई, और यहाँ और ऊपर पहुंचे और कम हो गई। अगर पोल्स पे पहुंच जाएंगे तो बिल्कुल ही कम हो जाएगी बायोडाइवर्सिटी। आपका इंडिया लगभग यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा तो लगभग 1200, यहाँ भी आएगा मुझे नहीं पता, पर ये इससे इससे थोड़ा दूर रहता है। तो इसमें यहाँ पे 1200 बर्ड्स पाई जाती है। ये रिकॉर्ड आपको याद रखना, ये रिकॉर्ड याद रखना है। आपके पास 4 जगह का रिकॉर्ड है, कोलंबिया का है, इंडिया का है, न्यूयॉर्क का है और ग्रीनलैंड का है। यहाँ पे 1400 बर्ड्स हैं, यहाँ पे 1200 बर्ड्स हैं, यहाँ पे 105 है, और यहाँ पे 56 बर्ड्स हैं ओनली। मेरी बातें क्लियर हो। इसका मतलब है अगर हम सेंट्रल से टूवर्ड्स पोल जाएंगे, द नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी विल बी डिक्रीजेस। क्लियर है। आपको पता है पोल्स में बहुत कम टाइप के एनिमल्स होते हैं, बहुत कम टाइप के वहां पे प्लांट्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है वहां पे आइस होती। तो हम बोलेंगे जैसे जैसे हम लैटिट्यूड के बेसिस पे ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर मूव करेंगे, वैसे वैसे हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम होंगे। और सेंटर के पास ये वाला एरिया आपका ट्रॉपिकल एरिया है, यहाँ पे ज्यादा ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। समझ पाए? यस मैम। देखो, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में लिखना शुरू करेंगे। ये डायग्राम पहले बना लिए। आवाज नहीं सुनाई, फिर से बोलो। मैम जो ये बुक में पूरा बना है वैसे आपने भी बनाई, बनाना है हमको। क्या बेटा, क्या बेटा? हमें जैसा आपने भी पूरा ग्लोब बनाया है वैसा सेम बुक में भी है ना वो, मैम हम लोग को बनाना है, मतलब याद करना है पूरा पूरा वो जो है। बुक में बनाया है कुछ ऐसा क्या? बुक में ऐसा ग्लोब तो नहीं बनाया उन्होंने। हाँ, नंबर लिखा हुआ है पूरा इन्होंने, देख रहे हो ना, पूरा नंबर लिखा हुआ है। तो आप इसको लिखना शुरू करिए। लिखिए, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में 2 पॉइंट में डिस्कवर करेंगे। एक को हम लिखेंगे लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में ए डालिए, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। अब लिखो
The diversity of plants and animals. The biodiversity of plants and animals on Earth is not uniform. On Earth is not uniform. The diversity of plants and animals on Earth are not uniform. Not uniform. There is least diversity at pole. There is least diversity at pole. And as we move towards equator and moves towards equator, biodiversity increases. Biodiversity increases. The diversity is maximum in tropical. The biodiversity maximum in tropical. It is maximum in tropical. The biodiversity maximum in tropical region. The biodiversity are maximum in tropical region. Tropical region कहां से कहां तक था? तो अगर आपको याद है 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्थ से लेकर के, याद आ रहा है 23.5 डिग्री साउथ, याद आ रहा है? यस मैम, बनवाए थे। हाँ, तो लिख दो ट्रॉपिकल के बगल में लिख दो 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री सेल्सियस साउथ। अब आगे लिखिए, अब आगे लिखिए। इसको मैंने क्यों सीसी क्यों लिख दिया मैंने पता नहीं, है ना। अब आगे लिखिए, आगे लिखिए। कोलंबिया, कोलंबिया ये कहाँ पे है? 10 डिग्री पे सिचुएटेड है। ये 0 डिग्री है आपका, कोलंबिया आपके 10 डिग्री पे सिचुएटेड है। देखो 10 डिग्री, कोलंबिया 10 डिग्री एंड नॉर्थ की तरफ 10 डिग्री पे है। कोलंबिया 10 degree and has 1400 species of bird. Has 1400 species of birds. Has 1400 species of birds. न्यूयॉर्क, सेकेंड लिखो न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ, 41 degree north, has 105 species of birds, has 105 105 species of birds. And Greenland, Greenland 71 degree north, 71 degree north, has only 56 species of birds. And India has more than 1200 species of birds. And India has 1200 species of birds. क्लियर है? यस मैम। ये रिकॉर्ड याद रहेगा, है ना। अब इन्होंने दिया है ऐसे एक छोटा सा रिकॉर्ड यहाँ पे याद रखना है बेटा, कि अगर मैं इसको हटा देती हूँ, मैं ये आपको याद हो गया तो हटा देती हूँ। मैंने 3 कहा, कोलंबिया के मैंने यूज किया है 10 डिग्री नॉर्थ,
न्यूयॉर्क के लिए यूज किया है मैंने 41 डिग्री नॉर्थ, और मैंने ग्रीनलैंड के लिए यूज किया है 71 डिग्री नॉर्थ। इसका रिकॉर्ड दिया है 1400 का, 105 का, 56 का, और इंडिया को मैंने यहाँ पे रख दिया है, और इंडिया में लगभग 1200 है। ये रिकॉर्ड याद हो गया आपको। अब देखो हमारे पास ये ट्रॉपिकल प्लांट फॉरेस्ट है, एक और रिकॉर्ड है ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ये टेम्परेट फॉरेस्ट है। मैंने एक इतना एरिया ऑक्यूपाई किया, दोनों में इक्वल एरिया ऑक्यूपाई किया मैंने, दोनों का एरिया इक्वल है। अब मैंने यहाँ पे वास्कुलर प्लांट्स को देखा, मैंने वास्कुलर प्लांट्स का रिकॉर्ड रखा, मैंने वास्कुलर प्लांट्स का रिकॉर्ड रखा, तो यहाँ पे 10 टाइम्स ज्यादा है एस टेम्परेट एरिया। रिकॉर्ड याद होगा, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया आर इक्वल, but the number of vascular plant species are more, 10 times more as compared to temperate area. Yes, no? यस मैम। इस यस रिकॉर्ड मैम। को, इस रिकॉर्ड को लिखिए फटाफट, लिखिए। A forest in a tropical region, a forest in a tropical area, a forest in a tropical area has up to 10 times, up to 10 times as many species of vascular plant, as many species of vascular plants as a forest of equal area in temperate region, equal area in temperate region, मैम एज ऑफ के बाद as a forest, as a forest of equal area in a temperate region. लिख पाए? यस मैम। अब देखो, आपने हमेशा हम सुनते हैं अमेज़न फॉरेस्ट की बात, किसकी बात बेटा? अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात। जहां भी बायोडाइवर्सिटी की बात होती है तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट को जरूर इंक्लूड किया जाता है, अमेज़न फॉरेस्ट को जरूर इंक्लूड किया जाता है। देखना मैं बता रही हूँ, लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हैं इसको। यस, लंग्स ऑफ प्लैनेट है ना, लंग्स ऑफ अर्थ या लंग्स ऑफ प्लैनेट भी बोलते हैं। हमारे पास यहाँ पे किसका रिकॉर्ड है? अमेज़न। हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड है बेटा, ये है ये साउथ अमेरिका में, और ये ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी रखता है, इट हैज ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी। सुन रहे हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, और इतनी ज्यादा है हम इसको लंग्स ऑफ प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि ये हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। लंग्स ऑफ प्लैनेट या लंग्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं, ये हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ का रिकॉर्ड आपको लिखना है कि कितने प्लांट्स हैं, कितने एम्फीबियंस हैं, कितने वर्टिब्रेट्स हैं, तो ये आपको फिर याद करना पड़ेगा। मैं इसको बुक से देख के लिख रही हूँ। लगभग 40,000 प्लांट्स हैं, स्पीसीज प्लांट्स की, 3,000 फिशेस हैं, 1300 बर्ड्स हैं, 427 स्पीसीज मैमल्स की है, 427 ही आपके पास एम्फीबियंस है। चैप्टर थोड़ा बोर है पर याद करना पड़ेगा। रैप्टाइल्स हैं, और 125 इतने लाख, 1,25,000
इनवर्टिब्रेट्स से। सुन रहे हो? अमेज़न फॉरेस्ट हैज ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी, इट इज नोन एज लंग्स ऑफ प्लैनेट और लंग्स ऑफ अर्थ। It has about 40,000 species of plants, 3,000 species of fishes, 1,300 birds, and 4 to 7 species of mammals and equal number of amphibians. Mammals की भी 4 to 7 species हैं और amphibians की भी 4 to 7 species हैं और reptiles है 378 और invertebrates हैं 1,25,000। याद हुआ? फटाफट लिखो। यस मैम। लिख दो Amazon rainforest situated in South America. It has greatest biodiversity. Lungs of earth और ये रिकॉर्ड लिख दीजिए, ये रिकॉर्ड लिख दीजिए। हो गया मैम। हाँ, अब भाई आपने हर तरह से देखा, हर रिकॉर्ड ये कहता है ट्रॉपिकल हैज मोर बायोडाइवर्सिटी एंड टेम्परेट हैज लेस। तो व्हाई ट्रॉपिकल हैज मोर एंड टेम्परेट हैज लेस? अब हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन हमको करना है। ये क्वेश्चन बहुत मिलता है सीबीएसई में कि ट्रॉपिकल की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा क्यों होती है, टेम्परेट की कम क्यों होती है। क्वेश्चन क्यों क्या है हमारे पास? ट्रॉपिकल मोर डाइवर्सिटी क्यों है भाई, और टेम्परेट की लेस बायोडाइवर्सिटी है क्यों? क्लियर है? तो पहला पॉइंट है बेटा, ट्रॉपिकल की जो पोजीशन है ना, एक्चुअली इसमें डायरेक्ट सोलर एनर्जी है। ट्रॉपिकल में जो ट्रॉपिकल की पोजीशन है उससे ट्रॉपिकल डायरेक्ट सोलर एनर्जी को ले पाता है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी को ले पाएगा। क्लियर है मेरी बातें? अब सुनना, जहां सोलर एनर्जी ज्यादा होगी वहां प्लांट्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे, और प्लांट ज्यादा होंगे फूड प्रोडक्शन ज्यादा होगा। जब फूड प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो उस पर डिपेंडेंट एनिमल्स भी ज्यादा होंगे। तो अंडरस्टूड है, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। पहला पॉइंट मैंने क्या कहा? द tropical region are present just near the equatorial region, so it trap more amount of solar energy due to their position. Clear है? So it has more number of plants, क्योंकि जब आपके पास ज्यादा लाइट पड़ रही तो understood plants are more, so plants do photosynthesis and make more amount of food. जब फूड ज्यादा बनाएंगे तो उस पे डिपेंडेंट एनिमल्स जो है वो भी ज्यादा हो जाएंगे। That's why the biodiversity are more in tropical. मेरी बात समझ में आई आपको? यस मैम। जैसे हम यूपी की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, जब भी आप न्यूज देखो तो यूपी में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन ज्यादा। पर अगर आप पॉपुलेशन ज्यादा है, अगर आप क्रॉप का रिकॉर्ड देखोगे तो वहां पे बहुत ज्यादा क्रॉप निकलता है। वहां गन्ना भी निकल रहा है, गेहूं भी निकल रहा है, डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स वहां पे हो रहे हैं। अगर क्रॉप्स वहां पे हो रहे तभी तो खाने वाले वहां बैठे हुए हैं ना भाई। अगर प्रोडक्शन नहीं होता तो लोग मूव करने लगते हैं वहां से। मेरी बात सुन रहे हो? अब राजस्थान को ले लीजिए, जो राजस्थान है उसको हम बोलते हैं डेजर्ट है, वहां पे रेत है, वहां पे क्रॉप अच्छा नहीं होता है, कम क्रॉप होता है। तो वहां पे अंडरस्टूड है जो डिपेंडेंट पर्सन है वो भी कम रहेंगे, तो वहां की पॉपुलेशन कम होगी, यूपी की ज्यादा होगी, बिकॉज यूपी में प्रोडक्शन ज्यादा है तो कंजप्शन भी ज्यादा हो, पर्सन भी ज्यादा हो। जबकि हमारे राजस्थान में प्रोडक्शन कम है तो वहां पे जो कंज्यूम करने वाले हैं वो भी कम रहेंगे, वो भागेंगे वहां। मेरी बात समझ गए? यस मैम। सबको क्लियर है पहला पॉइंट? यस मैम। सेकेंड पॉइंट सुनना बेटा, ट्रॉपिकल, यहां पर जो सीजनल फ्लक्चुएशन है लेस होगा। जैसे पता है 3 महीने की बरसात है ओके, 5 महीने की 4 महीने की ठंड है ओके, 5 महीने की गर्मी है ओके, जो है
उसमें चेंजेस बहुत कम होगा। जैसे रायपुर में क्या ऐसा नहीं होता ना कि अक्टूबर में पानी बरस जाता है, नवंबर में पानी बरसता है, ऐसा नहीं होता। हमको पता है कि सितंबर में पानी खत्म होने लगता है रायपुर। जनवरी से मतलब फरवरी फर्स्ट वीक से यहाँ गर्मी शुरू हो जाती है, हमको पता है। तो यहाँ पे बहुत चेंजेस नहीं हो रहा है। सुन रहे हो मेरी बात को? यस नो? यस मैम। यानी कि ट्रॉपिकल एरिया में सीजनल फ्लक्चुएशन कम होता है। लेकिन आप इमेजिन करो जो पोल की तरफ होंगे, हमने ये बना दिया कि हमारे पास ये तो ट्रॉपिकल हो गया ये वाला पार्ट, और यहाँ पे पोल है, पोल पे जमी है आइस, एकदम से आइस मेल्ट हुई, ग्लेशिएशन हुआ और ये आ गया टेम्परेट में। तो जो यहाँ के प्लांट है, मतलब यहाँ पे कितना ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा आपको सीजन में, एकदम फ्लक्चुएट करेगा। क्लियर है? ये जरूरी नहीं कि ग्लेशिएशन इस बार हुआ, अगले बार हुआ, कभी भी होगा। जब ग्लेशिएशन होगा तो आपकी पूरा का पूरा स्पीसीज हो सकता है डिस्ट्रॉय हो जाए। दूसरा कारण समझ में आया आपको? दूसरा कारण है ट्रॉपिकल shows less fluctuation in their seasons, but temperate area has more fluctuation in their season, especially due to glaciation, etc. Clear? यस मैम। यस मैम। अब थर्ड पॉइंट देखिए बेटा, थर्ड पॉइंट देखिए। ट्रॉपिकल में बहुत वैरायटी ऑफ स्पीसीज पाई जाती है, वैरायटी ऑफ स्पीसीज पाई जाती है, और टेम्परेट में कम होती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए भाई, हमारे पास एक कोई न्यू स्पीसीज बनेगी तो उसमें बहुत समय लगेगा, 100 years भी लग सकते हैं, 1000 years भी लग सकते हैं न्यू स्पीसीज के बनने को। न्यू स्पीसीज का बनना कहलाता है स्पेसिएशन। न्यू स्पीसीज का बनना क्या कहलाता है? स्पेसिएशन। एकदम आराम सुनना, नया स्पीसीज का बनना इज नोन एज स्पेसिएशन, एंड दिस स्पेसिएशन टेक्स लॉट्स ऑफ इयर्स, बहुत लंबा समय लगता है। अब इमेजिन करो ग्लेशिएशन हो गया और टेम्परेट में सपोज ये 5 स्पीसीज मर गई। क्लियर है? तो 5 स्पीसीज कम हो गई वहां पे, और बनने में तो 1000 साल लग सकते हैं उनको। तो वहां पे बहुत ज्यादा ग्लेशिएशन कारण स्पीसीज डिस्ट्रॉय होती हैं, बट स्पेसिएशन में बहुत टाइम लगता है, इसलिए वहां पे नंबर ऑफ स्पीसीज कम है एज कम्पेयर ट्रॉपिकल। मैंने 3 कारण बताए हैं। पहला, ट्रॉपिकल की पोजीशन ज्यादा सोलर एनर्जी को एक्सेप्ट करती है, एब्सॉर्ब करती है, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्लांट ज्यादा होंगे, एनिमल्स भी उस पर डिपेंडेंट, वो भी ज्यादा होंगे। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखवाया है, फ्लक्चुएशन जो सीजन का है वो हमारे पास ट्रॉपिकल में कम है, टेम्परेट में ज्यादा है। तीसरा पॉइंट हमने दिया है आपको कि टेम्परेट में स्पीसीज डिस्ट्रॉय होती है, बट स्पेसिएशन टेक्स मच मेनी इयर्स, दैट्स व्हाई बहुत कम स्पीसीज बन पाती है, तो वहां पे स्पीसीज का नंबर कम हो जाता है। जबकि ट्रॉपिकल में ग्लेशिएशन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो स्पीसीज है वो तो है ही है, और 10 15 50 साल में एक आध और बन जाए, तो उनका नंबर बढ़ना ही है। लेकिन टेम्परेट में नंबर घटता भी रहता है। यस नो? यस मैम। यस मैम। सबको क्लियर है? जितने भी लोग क्लास में हैं सबको सारे पॉइंट क्लियर है? चैप्टर बहुत ही बोर है, पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सबको याद रखना पड़ेगा। आगे मैं इसको लिखवा देती हूं, मैं, लिखिए। हाँ, लिखो, देयर आर वेरियस रीजन फॉर द डाइवर्सिटी। लिखो, देयर आर वेरियस रीजन फॉर more diversity in the tropical part. There are various regions for more diversity in the tropical part. पहला लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, more solar energy is available in tropical part. More solar energy is available in tropical part. More solar energy is available in tropical part due to tilt position of earth.
due to tilde position of Earth. Due to tilde position of Earth. Due to tilde position of Earth. So ability of more sunlight. Ability of more sunlight is responsible for high productivities. Ability of more sunlight is responsible for higher productivity. Is responsible for higher productivities and greater diversity. And greater diversity. Second point. Second point. Tropical environment is less seasonal. Tropical environment is less seasonal. It is less seasonal and relatively more constant. Less seasonal and relatively more constant. That promotes greater species greater diversity. Greater species diversity. Greater species diversity. Greater species diversity. Third point. Development of species. Third point, development of species. Development of species. ब्रैकेट में speciation. ब्रैकेट में speciation. Development of species is known as speciation. Development of species. ब्रैकेट में speciation. It generally takes lots of time. It takes lots of time. ब्रैकेट में thousands years ago. Polar area have undergone frequent glaciation in past. Polar areas have undergone frequent glaciation in past. Glaciation in past, which has killed many species. Which has killed many species. On the other hand, tropical part. On the other hand, tropical part. On other hand, tropical part remain relatively undisturbed. Tropical part remain relatively undisturbed for millions of years. For millions of years. So the number of diversity are more in tropical. So species are more in tropical. क्लियर है? यस मैम। 3 पॉइंट बताए मैंने। यस मैम। ज्यादा है, टेम्परेट में कम है। अब हमारे पास हम पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी को देख रहे थे। ये हमारा लैटिट्यूडल ग्रेडियंट था। अब हमारा दूसरा है बी पॉइंट। सुनना ध्यान से बेटा।
एकदम आसान है अगर सुन रहे हो तो। खाली रिकॉर्ड याद रखना है, बाकी चैप्टर एकदम अच्छा है और रिकॉर्ड भी याद हो जाते हैं। हम लोग तो टीचर हैं तो हम लोग को बहुत सारे लेक्चर याद रखने पड़ते हैं, कहीं पे क्लास में कुछ बोलो कहीं पे कुछ बोलो तो भूल जाते हैं कई बार, पर आप लोग को याद रहे क्योंकि आपको एग्जाम देना है। हमको एग्जाम नहीं देना होता इसलिए हम भूल जाते हैं रिकॉर्ड को, पर आपको एग्जाम देना है इसलिए आपको याद। अब हमारे पास पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हमने फर्स्ट तो पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? लैटिट्यूड ग्रेडियंट। अब हम बी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। हम पढ़ रहे हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। इसको बताया था साइंटिस्ट अलेक्जेंडर वॉन होमबोल्ड ने। किसने बताया था स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को? किसने एक्सप्लेन किया था? अलेक्जेंडर वॉन होमबोल्ड नामक साइंटिस्ट ने किया था। ये क्वेश्चन एक में पूछा गया था, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप ने किसको किसने बताया था? तो इन्होंने बताया था, अलेक्जेंडर वॉन होमबोल्ड ने बताया था स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। इमेजिन करिए, सुनना मेरी बात को। आज आप घर से निकले, आप घर से निकले बेटा, ठीक है, आप घर से निकले, आप इतने दूर आए, आपको यहाँ पे डॉग मिला। इतने दूर तक क्या मिला? डॉग मिला। आप थोड़ा और आगे बढ़े, आपको कैट भी मिल गई। थोड़ा और आगे बढ़े, आपको एक काऊ मिली। थोड़ा और आगे बढ़े, आपको एक मैन मिल गया। क्लियर है? उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े, फिर आपको मैन मिल गया। फिर थोड़ा और आगे बढ़े, फिर मैन मिल गया। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो आपको डॉग मिल गया। फिर थोड़ा आगे बढ़े, कैट मिल गया। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात को, मेरी बात ये है, यस मैम। मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक लिमिट तक तो हमको वैरायटी मिल रही है, स्पीशीज डिफरेंट मिल रही है, बट आफ्टर सम टाइम ये क्या होगी भाई? ये वही रिपीटेशन होने लगेगा। समझ पाए? यहां तक आपको वैरायटी मिली, लेकिन इसके बाद फिर मैन मिल गया, फिर मैन मिल गया, फिर डॉग मिल गया, फिर कैट मिल गया, फिर काऊ मिल गया। वही स्पीशीज रिपीट होने लगती। इसी को हम बोलते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। अगर हम ग्राफ बनाते हैं इसका, अगर हम ग्राफ बनाते हैं इसका बोलने से, एक तरफ हम एरिया को ले लें, एक तरफ हम स्पीशीज को ले लें। एक तरफ हम एरिया को ले लें, एक तरफ हम स्पीशीज को ले लें। यहां मैंने एरिया को ले लिया, यहां मैंने स्पीशीज को ले लिया बेटा। तो आपको एक लिमिट तक तो एरिया बढ़ने से, देखो एरिया बढ़ता जा रहा है, एरिया बढ़ने से स्पीशीज भी बढ़ रही है, लेकिन आफ्टर सम टाइम, यस नो, यस मैम। यस मैम। है ना? आफ्टर कुछ समय के बाद क्या होगी? कांस्टेंट होने लगेगा, क्योंकि आपके पास नई स्पीशीज नहीं है, वही स्पीशीज रिपीट होने लगेगी। दिस वन इज नोन एज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। क्लियर है? यहाँ पे हम बोलते हैं, अब 3-4 लाइनें मैथ्स की लिखी हुई हैं कि यहाँ पर हमको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है। यहाँ पे क्या बोलता है? स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप में कैसा हाइपरबोला मिलता है हमको? क्या बोला मैंने? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है। पहला पॉइंट क्लियर है? यस मैम। यस मैम। हाँ, अब देखो बेटा, हम इसको, इस ग्राफ को जो हमें ये मिल रहा है, हम इसको इस फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में, ये एरिया है, स्पीशीज है, ये सब बताएंगे अभी हम, ठीक है? अब अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन में शो करते हैं, थोड़ी मैथ्स की लैंग्वेज है, स्ट्रेट लाइन में शो करते हैं, तो हमको वैल्यू मिलती है log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। ये याद रखना है आपको। मैंने क्या क्या बोला देखो,
मैंने यहाँ पे बोला एरिया बढ़ने के साथ साथ स्पीसीज भी बढ़ती है, बट अप टू सर्टेन लिमिट, एंड आफ्टर दैट द नंबर ऑफ स्पीसीज आर कांस्टेंट. So we can say we will get rectangular hyperbola, and the formula is S is equal to CAZ, and in a straight line the value is, इसको हमने log में convert किया है, तो value is this. कुछ समझ में आया? यस मैम. अब आगे देखना बेटा. मैम ये जो ग्राफ है इसी की वैल्यू है ना ये? हाँ, ये जो ग्राफ है ना, इसके लिए ये लिखा हमने, फिर इस ग्राफ को हमने स्ट्रेट लाइन में किया, तो इसी को हमने लॉग लगा के इसको कन्वर्ट किया. मुझे ज्यादा नहीं पता, इसको लॉग लगा के कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये आता है. यहाँ पे एस, यहाँ पे एस स्पीसीज है, ए हमारे पास एरिया है, सी हमारे पास वाई इंटरप्रेटेड है, मुझे नहीं पता ये है ना, y इंटरप्रेट है जो भी लिखते हैं, और z जो हमारे पास है लाइन ऑफ स्लोप है. z क्या है? लाइन ऑफ स्लोप है. ये आपको याद करना पड़ेगा, ये ठीक है. इतनी बातों को लिखवाना है मुझे. अब इन्होंने z की वैल्यू भी दी है. z की वैल्यू मोस्टली 0.1 to 0.2 होती है, लेकिन अगर हम पूरे आइसलैंड की बात करें, पूरे एक बड़े एरिया की बात करें, पहले इतना लिखते हैं फिर हम आगे की बात करते हैं. चलिए हम इतना लिखते हैं. हाँ देखो, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप समझ में आया आपको ये? यस मैम. यस देखो, मैम. देखो, स्टडी ऑफ अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, study of Alexander von Humboldt showed that, or explain that within a region the species richness increases with increasing area. Species richness increases with increasing area. But up to a certain limit. ये एक पैरा हो गया, सबको समझ में आया? पैरा चेंज करो. The relation between species richness and area. The relation between species richness and area. The relation between species richness and area for variety of taxa. So variety of taxa मतलब species, variety of taxa shows to be a rectangular hyperbola. Shows to be a rectangular hyperbola. Shows to be a rectangular hyperbola. Which is represented as S is equal to CAZ. Which represented as S is equal to CA over Z. और अब वहां लिख लीजिए where S is equal to species richness, A is equal to area, Y is equal to intercept, Y is equal to intercept, Y is equal to intercept, and S is equal to line of slope. S is equal to line of slope. S is equal to line of slope.
S is equal to line of slope. लिख लिया? The Z, the value of Z is mostly 0.1 to 0.2. ये constant रहेगी 0.1 to 0.2. But sometime it becomes 0.6 to 1.2. आमतौर पे इतनी रहती है, लेकिन कभी कभी इतनी भी हो जाती है। ये सब याद रखना पड़ेगा बेटा। अब सुनिएगा जरा जो मैं बोलने वाली हूँ। देखो भाई, मैंने ये बताया कि रायपुर की बात मैंने कर ली। सुनो, तो रायपुर में अगर मैं देख रही हूँ तो मुझे डॉगी मिल जाएगा, कुत्ता मिल जाएगा, बिल्ली मिल जाएगी, गाय मिल जाएगी, चूहा मिल जाएगा, कॉकरोच मिल जाएगा, उसके बाद आदमी मिलेंगे। ठीक है, ये रिपीट होने लगेगा। इतने के बाद आमतौर पर रिपीट होने लगेगा। आप चाहे विशाल नगर में देखो, चाहे डगनिया में देखो, चाहे सदर बाजार में देखो, यही लोग मिलेंगे। समझ गए मेरी बात को? लेकिन अगर हम किसी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में चले गए, सुनिए मेरी बात को, अगर मैं किसी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में चली गई और पूरे फॉरेस्ट को मैंने कवर कर लिया, सपोज हमने इंडिया की, अभी हम रायपुर की बात करते, लेकिन हम एकदम इंडिया की बात करने लगे, हमने कहा शिमला से लेकर के हम साउथ की बात करने वाले, तो हो सकता है शिमला में जो एनिमल्स मिले वो साउथ में ना मिले, तो रिपीट ही ना हो हमारे पास वहां पे। क्लियर है मेरी बातें? कि अगर हमारे पास लिमिटेड एरिया है तो लिमिटेड एरिया में ये बात लागू होगी कि इसकी वैल्यू इतनी ही रहेगी, लेकिन अगर हमारा एरिया ब्रॉड है, काफी बड़ा एरिया हमने चूज किया है, तो Z की वैल्यू बढ़ करके इतनी भी देखी गई है। जैसे कि फ्रूगीवोरस, मतलब ये बर्ड्स हैं जो कि फल खाती हैं, ये जो बर्ड्स हैं ये फ्रूट्स खाती हैं। एंड मैमल्स का रिकॉर्ड रखा गया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, तो क्या देखा गया, ये वैल्यू 1.15 हो जाती है। मैंने बस ये कहा बेटा, दिस वैल्यू इज ओनली फॉर लिमिटेड एरिया, बट इन ब्रॉड एरिया द वैल्यू विल बी हाई एंड इट विल बी 1.15, especially in case of tropical forest where frugivorous and mammals are present in different type of mammals and frugivorous. मेरी बात समझ में आई आपको? यस मैम। यस मैम। सबको आया? कि अगर छोटे रायपुर की बात करें तो वही वही रिपीट होगा, लेकिन मैं इंडिया की बात करूं, शिमला से लेकर के मैं चेन्नई की बात करूं, तो जो शिमला में एनिमल्स मिलेंगे हो सकता है चेन्नई में ना मिले, वो मिले उसके अलावा भी और भी मिलेंगे। वैसे आप चेन्नई से शिमला जाओगे तो चेन्नई वाले एनिमल्स आपको शिमला में नहीं मिलेंगे, कुछ नए भी मिल सकते, कुछ नए प्लांट्स भी। पाइनस वहां है, यहाँ पे आपको नारियल मिलेगा। समझ रहे हो? तो बड़ा एरिया होगा तो हमारे पास स्लोप, जो स्लोप है Z की वैल्यू, स्लोप ऑफ लाइन है, वो भी बढ़ जाएगी। और ये 1.15 ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में अगर फ्रूगीवोरस एंड मैमल्स का रिकॉर्ड करें तो हमको ये इतना मिलता है। मतलब वहां पे डिफरेंट टाइप के फ्रूगीवोरस हैं और डिफरेंट टाइप के मैमल्स भी मिलते हैं। इस पार्ट को हम लिखेंगे अलग से, क्योंकि कभी भी नीट में ये वैल्यू पूछी जा सकती है कि बड़े आइसलैंड में क्या होगा करके। चलिए लिखते हैं हम लोग उसको। देखो, बट इफ species area relationship, but if species area relationship among very large area, but if species area relationship among in very large area, like entire country, entire continent, like entire continent, then the slope of line, too much steeper, too much steeper, too much steeper.
लिखे? यस मैम। अब लिखो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल डालिए। फॉर फ्रूगीवोरस बर्ड्स, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, फॉर फ्रूगीवोरस बर्ड्स and mammals मैम आपका माइक म्यूट हो गया। थी 1.15। मैम आपकी आवाज कट गई थी बीच में। अच्छा, फिर से बोल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, फॉर फ्रूगीवोरस fruit eating birds and mammals in the tropical forest of different continent, tropical forest of different continent, the slope is found to be 1.15, 1.15। अब आपकी बुक में ये ग्राफ जो मैंने बनाया है बना हुआ है, आप बुक से उतार लो या हमारे ग्राफ से उतार लो फटाफट। या तो बुक से उतार लो या तो फिर हमारे बोर्ड से उतार लीजिए। मैम ये बना ली तो साथ साथ। बना लिया? यस मैम। यस मैम। हाँ, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, लॉस ऑफ बायोडाइ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। अगली हेडिंग डालो, सब हेडिंग से क्वेश्चन बनते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। बंद करें यहाँ पे? मैम ये वाला नेक्स्ट क्लास से करें क्योंकि 5 मिनट में नेक्स्ट क्लास है। हाँ, वही मैं बोल रही, बंद करते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है? यस मैम। जो मैंने बोला है, मुझे फाइल तैयार चाहिए, मुझे प्रोजेक्ट तैयार चाहिए फ्राइडे तक। फाइल प्रोजेक्ट फ्राइडे तक मुझे तैयार चाहिए, ठीक है? जहाँ यस मैम। मैम प्रैक्टिकल में इतना ही लिखना है हमको? हाँ, जहाँ प्रॉब्लम होती है। अच्छा, स्पॉटिंग, एक पेज में एक स्पॉटिंग होगी, इस साइड डायग्राम जाएगा, समझे? जैसे मैंने कैक्टस का है, तो जो लाइनिंग वाला पेज है उसमें हमने कैक्टस की कैरेक्टर लिखे, और जो प्लेन पेज है उसमें कैक्टस का डायग्राम बना दिए। फिर सेकंड स्पॉटिंग दूसरे पेज में लिखना है, दूसरे पेज में डायग्राम बनाना। यस मैम। मतलब जो पुरानी कॉपी है उसमें एक पेज में दो दो डायग्राम है, वैसा नहीं करना है, एक पेज में एक रखना है। समझ पाए? यस मैम। हाँ, ठीक है बेटा। थैंक यू मैम। ओके बेटा। थैंक यू मैम। ओके बेटा।